दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज पर स्वागत है। आज की कहानी का नाम है हैवानियत। मेरा नाम आरुषि है। यह कहानी मेरी बेटी अदिति और उसकी जिंदगी की है। मैं बिजनौर के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। जब मैं विधवा हुई तो मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक ऐसी व्यक्ति से कर दी जिसकी पहले से ही एक संतान थी और मेरी भी एक बेटी थी। अब मेरा बेटा और बेटी एक ही कमरे में सोते थे, लेकिन जैसे ही सुबह होती, मेरी बेटी हर दिन उठकर चुपचाप बिस्तर की चादर बदलती, फिर पुरानी चादर को धोकर नहाने चली जाती। कई बार मेरी बेटी बेहोश हो जाती। वह दिन ब दिन बहुत कमजोर होती जा रही थी। एक दिन मैं सुबह जल्दी उठकर अपनी बेटी के कमरे में चली गई, लेकिन जो दृश्य मैंने वहां देखा, उसने मुझे शर्म से पानी पानी कर दिया। मेरे दिल से बस एक ही बात निकली कि भगवान किसी भी माँ को ऐसा दृश्य कभी न दिखाए। मैं शादी के केवल 2 साल बाद ही विधवा हो गई थी। उस समय मेरी उम्र केवल 18 साल थी, क्योंकि मेरे माता-पिता ने मेरी शादी 16 साल की उम्र में कर दी थी। मैं अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता जैसे मैं उन पर बहुत बड़ा बोझ हूँ। मैं केवल उनकी बेटी ही नहीं थी। मेरी माँ ने मेरे जन्म के बाद से कोई सुख नहीं देखा था और मेरे पिता को एक बेटे की बहुत चाह थी, इसलिए वह मुझसे नफ़रत करते थे। वह मुझे दिल से प्यार नहीं करते थे, मुझे अपना मानते ही नहीं थे और हमेशा मुझ पर गुस्सा करते थे। किसी पारिवारिक कारणों से मेरे पिता दूसरी शादी नहीं कर सके, इसलिए उनकी सारी नाराज़गी मुझ पर ही उतरती थी। वह मुझसे सख्ती से ही बात करते थे और इसी कारण उन्होंने मेरी शादी बहुत जल्दी कर दी। मेरा पति सरकारी स्कूल में शिक्षक था। हमारी एक 3 साल की बेटी भी थी, लेकिन एक दिन स्कूल से लौटते समय उनका एक्सीडेंट हो गया और वह मौके पर ही चल बसा। वह मुझे छोड़कर चला गया। वह दिन मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ ही दिनों बाद मेरे ससुर ने भी मुझे मायके भेज दिया। शायद मैं उनके लिए भी बोझ बन चुकी थी। वह भी मुझे अच्छा नहीं समझते थे। उनकी नज़र में मैं मनहूस थी, जैसे मैंने ही उनके बेटे को मार दिया हो। फिर मैं चुपचाप अपने माता-पिता के घर चली गई। मेरे माता-पिता ने मुझे बोझ ही समझा। मैं अपनी बेटी के साथ अकेले ही रहती थी। फिर कुछ दिनों बाद मेरे माता-पिता ने मेरी दूसरी शादी कर दी। एक ऐसे व्यक्ति से जिसके पहले से ही एक संतान थी और मेरी भी एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे थे, इसलिए हमारी शादी हो गई, वरना मुझे अच्छे रिश्ते भी नहीं मिल रहे थे। उसके बेटे की उम्र मेरी बेटी से 1 साल कम थी। उसके बेटे का नाम अभिषेक था और मेरी बेटी का नाम अदिति। हम सब एक साथ खाने लगे और इसी तरह समय बीतने लगा। जल्द ही अदिति 16 साल की हो गई और अभिषेक 15 साल का। जब अभिषेक के पिता की मौत हुई, तो वह भी इस दुनिया से चला गया। मतलब मेरा दूसरा पति भी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। वह हमेशा बीमार रहते थे। तरह-तरह की बीमारियों ने उन्हें जकड़ रखा था, लेकिन फिर भी किसी तरह हम उनके मरने के बाद तो ऐसा लगा जैसे घर की सारी खुशियाँ ही खत्म हो गई। हमारा खुद का मकान था, इसलिए रहने की चिंता नहीं थी और घर में एक छोटी-सी आशा की किरण भी थी। हमारे पास एक दुकान थी। एक दिन जब हम सब सो रहे थे, तभी अचानक बहुत तेज आवाज़ आई। मेरा दिल बैठ गया। मैं बहुत घबराई और डर गई। मैंने देखा कि आवाज़ अभिषेक के कमरे से आई थी। मैं घबराते हुए उसके कमरे की ओर दौड़ी और जो देखा, उससे मैं काँप उठी। कमरे की छत गिर गई थी। मैं डर गई थी यह देखकर कि छत पूरी तरह नीचे गिर चुकी थी। जब मैं करीब जाकर देखी तो अभिषेक वहाँ नहीं था। वह शायद बाथरूम जाने के लिए उठा होगा, इसीलिए उसकी जान बच गई, क्योंकि छत गिर गई थी। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया कि अच्छा हुआ अभिषेक को कुछ नहीं हुआ। अगर उसे कुछ हो जाता, तो मैं उसके स्वर्गवासी पिता को क्या जवाब देती। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम छत को फिर से बनवा सके। कमरे की छत अब पूरी तरह टूट चुकी थी। हमने उसे वैसे ही छोड़ दिया। उसके बाद हमने अपना बिस्तर रसोई में डाल दिया
और दोनों बच्चों को कमरे में सोने के लिए कह दिया, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी और कोई भी बाहर नहीं सो सकता था। कमरे में केवल एक ही बिस्तर और एक खाट थी, जिसमें दो लोग भी ठीक से नहीं सो सकते थे। किसी तरह गुजारा हो रहा था। अब दोनों एक ही कमरे में सोने लगे। यह हमारी मजबूरी थी। हम कर भी क्या सकते थे। एक कमरे में दुकान थी और मेरे पति ने घर में केवल 3 कमरे ही बनाए थे। हालांकि 3 लोगों के लिए यह ठीक था, लेकिन दुकान के लिए भी एक जगह चाहिए थी। अब यह हमारी मजबूरी थी। हम कर भी क्या सकते थे। हमें जीना था। एक दिन मेरा बेटा मेरी बेटी के कमरे में सोया। फिर सुबह जो हुआ, उसने मुझे चौंका दिया। अभिषेक सुबह जल्दी उठकर नाश्ता करने बैठ गया, जबकि अदिति अभी भी सो रही थी। वह इतनी ज्यादा नहीं सोती थी, लेकिन आज वह इतनी डरी हुई क्यों सो रही थी। उसे सुबह जल्दी उठने की आदत थी। मैंने उसे आवाज उठाई, लेकिन वह उठ नहीं रही थी। मुझे थोड़ा डर लगा, तो मैं उसके कमरे में गई और उसे देखा। मुझे पता चला कि वह बेहोश हो गई थी। मैं बहुत डर गई कि उसे क्या हो गया। मैंने तुरंत अभिषेक से कहा कि पास के डॉक्टर को घर बुला लाओ। जब डॉक्टर घर आया तो उसने कहा कि यह लड़की बहुत कमजोर है, इसके शरीर में खून की भी कमी है। इसे कोई भारी काम मत करने दो, सिर्फ आराम करने दो, अच्छे फल खिलाओ, तब जाकर यह ठीक होगी। जब अदिति को होश आया तो मैं उसके पास गई और पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था। उसने खाना खाते खाते कहा कि बस यूं ही बैठते बैठे चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गई। मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना लाती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर वापस आई तो देखा कि वह अपने कमरे में नहीं थी और बिस्तर पर चादर भी नहीं थी। मैं बाहर गई तो देखा कि वह बैठकर वही चादर धो रही थी। मैंने गुस्से में उससे पूछा कि तुम यह चादर धो क्यों धो रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। मैंने डांटते हुए कहा कि यहाँ से उठो, अपने कमरे में जाओ और नाश्ता करो, कुछ खाओ पियो, तभी तुम ठीक रहोगी। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और बोली, नहीं माँ, मुझे यह चादर जरूरी धोनी है। यह बिस्तर को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। हमारे घर में बस यही एक चादर है। मैंने कहा, आज अचानक इस चादर को धोने का ख्याल तुम्हें क्यों आया? पहले तो कभी इतनी चादरें नहीं थी कि तुम इसे धोने बैठ जाओ। छोड़ दो, मैं इसे खुद धो लूंगी। यहाँ से उठो। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और छत पर जाकर सुखाने लगी। उसके बाद ही उसने नाश्ता किया। फिर किसी डर की वजह से वह सो गई और अभिषेक स्कूल चला गया। मैंने उसे केवल हाई स्कूल तक ही पढ़ाया था और वह एक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। वह बहुत मेहनती था। मैं खुद भी दुकान चलाती थी। वैसे भी अधिकतर बच्चे ही उसकी दुकान पर आते थे। दिन इसी तरह गुजरता रहा। शाम को अभिषेक आया और मुझसे बोला कि आज मैंने बाहर ही खाना खा लिया है। वह किसी डर से बाहर ही रुका था और अदिति पहले से ही कमरे में सो रही थी। वह भी जाकर सो गया। मैंने अपनी खाट रसोई में डाल ली, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बस करवटें बदलती रही। मुझे बस अपने पति की याद आ रही थी। मुझे दूसरा पति बहुत अच्छा था। उसने मुझे कभी शादी का तोहफा नहीं दिया था, लेकिन उसने हमेशा मेरी बेटी को अपनी बेटी माना और मैंने भी अभिषेक को कभी यह नहीं बताया कि वह मेरा सौतेला बेटा है। वह भी मुझसे वैसे ही प्यार करता था जैसे साई माँ से करता था। मेरी हर बात मानता था। घर में वही एकमात्र पुरुष था। वह हमारा एकमात्र सहारा था, वरना हम दोनों औरतों का भी हाल अच्छा नहीं था। मैंने अदिति से कहा था कि वह अपनी पढ़ाई आगे प्राइवेट से पूरी करे, क्योंकि अगर उसके पास अच्छी डिग्री होगी तो उसे कोई अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। वह मेरी बात सुनकर देर तक सोचती रही। सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं दंग रह गई। अदिति फिर से बेहोश हो गई और इस बार उसका चेहरा देखकर मैं कांप गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से सारा खून चूस लिया गया हो। वह पूरी तरह पीली पड़ गई थी। मैंने फिर से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने वही बात की कही कि मैंने इसे आराम करने के लिए कहा था।
तुमने इसे खाने में क्या दिया था? मैंने डॉक्टर को सब कुछ बताया। मैंने कहा कि मैंने इसे वही दाल, सब्जी और फल खिलाए थे। मैंने इसे पूरे दिन कोई भी काम नहीं करने दिया था। तब डॉक्टर ने कहा कि यह फिर से इतनी कमज़ोर कैसे हो गई? तुम्हें इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए, वरना तुम्हारी बेटी की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह अचानक बेहोश हो जाना और कई घंटों तक होश में न आना कोई साधारण बात नहीं है। डॉक्टर ने यह सब बातें शक्ति को भी बता दी और फिर कुछ डर के साथ वह चला गया। जब अदिति को होश आया तो मैंने उससे कहा कि अगर अब तुमने कोई काम किया तो मुझसे कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन कुछ डर के साथ जब मैं दोबारा उसके कमरे में गई तो जो मैंने देखा उसे देखकर मैं और भी ज्यादा हैरान रह गई। वह फिर से वही चादर धो रही थी। इस बार मैं उसे दूर से देख रही थी, क्योंकि जो कुछ भी वह कर रही थी वह सामान्य नहीं था। वह बेहोशी से उठती और सबसे पहले वही चादर धोने लगती। यह क्या हो रहा था? वह ऐसा क्यों कर रही थी? जब से मेरा बेटा उसके कमरे में सोने लगा था, तभी से यह सब शुरू हुआ था। तभी से वह बेहोश हो रही थी। अभिषेक उसके लिए एक सौतेला भाई था, लेकिन दोनों बचपन से साथ ही बड़े हुए थे। दोनों के बीच एक सौतेला भाई बहन जैसा ही प्रेम था। फिर यह क्या हो रहा था? मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन क्यों खराब होती जा रही थी? मैं बस बैठकर रोती रही और सोचती रही कि यह सब क्या हो रहा है। मैं एक औरत तब कमजोर होती है जब वह एक बच्चे को जन्म देती है। उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती। लेकिन इस तरह जवान लड़कियों का बेहोश होते रहना कोई सामान्य बात नहीं थी। अगले ही दिन फिर वही हुआ। उसने चादर धोई और उसे छत पर सुखाया। इस बार वह इधर-उधर भी देख रही थी, जैसे यह सुनिश्चित कर रही हो कि मैंने उसे नहीं देखा। लेकिन मैं रसोई की खिड़की से यह सब कुछ देख रही थी। मैंने उसे महसूस नहीं होने दिया कि मैं उसे देख रही हूँ। लेकिन आखिर मेरी बेटी कर क्या रही थी? उसने चादर को अपने ऊपर ज़्यादा खींच लिया था, ताकि मैं अंदर कुछ न देख सकूँ। मुझे यह भी नहीं पता था कि नीचे कोई चादर भी थी या नहीं। मैंने उसे नाश्ता कराया और उसकी दवाई दी। उधर दुकान का भी हाल अच्छा नहीं था। कोई बड़ा ग्राहक दुकान पर नहीं आया था। सिर्फ बच्चे आते थे, जो टिक्कियाँ और टॉफियाँ खरीदते थे, जो 5-10 रुपए देकर चले जाते। उससे दुकान कैसे चलती? इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाली थी। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन मैंने यह बात अपने बच्चों को कभी नहीं बताई। यहाँ तक कि अभिषेक को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह पहले से ही काम कर रहा था। अब अगर मैं उसे ऐसी स्थिति में यह सब बताती तो वह और ज़्यादा परेशान हो जाता। लेकिन मैं खुद बहुत चिंता में थी। ऊपर से डॉक्टर ने भी कहा था कि बेटी को अच्छा खाना खिलाओ। लेकिन घर में इतनी भी व्यवस्था नहीं थी कि ठीक से दाल-रोटी तक मिल सके। घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन एक दिन कुछ बहुत अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे अभिषेक और अदिति को आपस में कुछ ऐसी बातें करते सुना जो मेरी समझ से बाहर थी। बेटा कह रहा था, तू पहले ही अपनी सेहत खराब कर चुकी है, इस तरह नहीं चलेगा। अगर तुझे इतनी परेशानी हो रही है, तो हम ये सब नहीं कर सकते। मेरी बेटी बोली, नहीं, मुझे यह काम करना ही है। ऐसे मौके बार-बार नहीं मिलते। और फिर वह बोली, और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये सब होगा। मुझे नहीं पता था कि मुझ में इतनी ताकत नहीं है। मेरा बेटा कहने लगा, अब तो तुझे पता चल गया है ना, मैं तेरी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। मेरी बेटी फिर बोली, नहीं, यह बस 2-4 हफ्तों की ही बात है। उसके बाद तुझे यह मौका नहीं मिलेगा। यह सब सुनकर मैं पूरी तरह चौंक गई। यह दोनों आखिर किस बारे में बात कर रहे थे? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ, जिसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। सुबह-सुबह मेरी बेटी ने फिर से वही चादर धोई और उसे बिस्तर पर सुखाने के लिए डाल दिया। फिर वह एक तरफ खड़ी हो गई और उल्टी करने लगी। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ तुझे? वह डर गई और फिर उल्टी करने लगी। अचानक मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। मैंने गुस्से में कहा, इसका क्या मतलब है कि तेरा दिल खराब हो गया है?
तू ऐसा क्या कर रही है और बार बार चादर क्यों धो रही है? आखिर ऐसा मुझसे क्या छुपा रही है? मैंने आगे कहा, अगर मुझे यह पता चला कि तूने कुछ ऐसा किया जिससे मेरा और तेरा नाम डूब जाए, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बेटी मेरी बात सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने कहा, माँ, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। लगता है तुमने आज कोई अच्छी फिल्म देख ली है या किसी ने तुम्हारे कान भर दिए हैं जो तुम इस बातें कह रही हो। मैं ऐसा क्यों करूंगी? फिर वह बोली, और अगर मैंने यह चादर धोई है तो इसमें क्या हो गया? चादर गीली हो गई थी इसलिए मैंने धो दी। और तुम जानती हो कि मैं कई दिनों से ठीक नहीं हूँ। दवाइयाँ खा रही हूँ जिससे मेरा पेट भी खराब हो गया है। अगर मैं उल्टी कर रही हूँ तो इसका कोई और मतलब नहीं है। मेरी बेटी इस तरह मुझसे बात कर रही थी। गुस्से में आकर मैंने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह सीधे जमीन पर गिर पड़ी। तभी अचानक अभिषेक भी आ गया। उसने घबराकर पूछा, माँ, यह क्या कर रही हो? तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा? मैंने गुस्से में कहा, हाँ, मैंने इसे मारा है। मैंने इस पर हाथ उठाया है और यह काम मुझसे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। लेकिन अभी तो मैंने इससे पूरी बात भी नहीं की है। आज मुझे पता चला कि मैं तुम दोनों के बीच में थी। अब मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे दिल में क्या हो गया था। मैं वही कह रही थी जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। अचानक फिर रात को मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि मेरे बच्चों के कमरे की लाइट जल रही थी। इस समय वे क्या कर रहे थे? उन्हें तो अब तक सो जाना चाहिए था और उन्होंने तो मुझसे कहा था कि वे आज जल्दी सो जाएंगे। जब मैं कमरे के पास गई तो देखा कि वे सिर्फ जाग ही नहीं रहे थे बल्कि आपस में बात भी कर रहे थे। वे किसी बात पर खुश हो रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था, तू बहुत लकी है। फिर मेरी बेटी कहने लगी, हाँ, मैं लकी तो हूँ, लेकिन कल जब मेरी तबीयत फिर से खराब होगी तो माँ मुझे देखकर बहुत परेशान हो जाएंगी। आखिर कब तक तुम इस तरह झूठ बोलते रहोगे? बेटी ने कहा, बस कुछ और दिन रुक जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर मैं दंग रह गई। आज मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की और मैं हैरान रह गई। आखिर उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद क्यों कर रखा था? दरवाजा अंदर से बंद करने की क्या जरूरत थी? वैसे भी मौसम अब ठंडा हो रहा था। उन्हें दरवाजा खोलकर सोना चाहिए था। मैंने बार बार दरवाजा खटखटाना शुरू किया, लेकिन इतनी देर खटखटाने के बावजूद उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। आधे घंटे बाद जब दरवाजा खुला तो मैं कमरे के अंदर गई और देखा कि वहाँ सिर्फ वे दोनों ही थे और वे दोनों ऐसे बैठे थे जैसे अभी-अभी नींद से उठे हो। मैंने गुस्से में कहा, इस डर के साथ दरवाजा क्यों खोल रहे हो? तो वे कहने लगे, हम तो सो रहे थे। मैंने कहा, झूठ मत बोलो। तुम दोनों जाग रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा, हम इस समय क्यों जागेंगे और क्यों बातें करेंगे? हमारी कोई परीक्षा तो नहीं है कि हम जागकर पढ़ाई करें। हम तो सो रहे थे। मैं उनकी हरकतों को समझ नहीं पा रही थी। उनके शब्दों में भी मुझे कोई सच्चाई नहीं लग रही थी। दोनों वैसे बैठे थे जैसे मैंने अभी-अभी उन्हें नींदों से जगाया हो। उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। लेकिन मेरे मन में खटका हो गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ गई। एक दिन मैंने देखा कि मेरी बेटी के बाजू पर गहरे नीले निशान थे। वे चोट जैसे दिख रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस चीज से चोट लगी। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, ये तो बस ऐसे ही लग गई, लेकिन चोट उंगलियों पर होती है, बाजू पर नहीं। मेरी बेटी में कुछ ऐसा था जो मैं समझ नहीं पा रही थी। वह मुझसे कुछ छिपा रही थी। कभी कभी वह अचानक बेहोश भी हो जाती थी। कभी कभी उसकी देह पर अजीब से निशान होते। कभी वह आधी रात को उठकर अपनी चादर धोने लगती और मुझे कमरे में जाने भी नहीं देती। मेरा दिमाग अलग अलग दिशा में भागने लगा। मैं वैसे सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी ही गलती थी। आखिर मैंने अनाज और पानी को एक साथ क्यों रखा?
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोचा अब क्या करूं? मुझे एक जवान लड़के और लड़की को एक ही कमरे में सोना नहीं देना चाहिए था। यह मेरी गलती थी। मुझे इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था। अभिषेक अदिति का सौतेला भाई था, पर जवानी की उम्र कुछ नहीं देखती। सौतेला भाई सौतेला ही होता है। फिर मैं चैन से कैसे सो सकती थी? मैं ही तो थी जो भाई बहन को एक साथ एक ही कमरे में सुला रही थी। यह मेरी ही भूल थी। जब हम बच्चों पर ध्यान नहीं देते तो समस्याएं जन्म लेती हैं। हमें अच्छे और बुरे का ख्याल रखना होता है। बच्चे मासूम होते हैं और अपनी मासूमियत में जाने कितनी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे जैसे मेरे दिमाग में यह सब बातें आ रही थी, मेरा दिल घबराने लगा। अगर यह सब सोच सही निकली तो इसमें मेरी ही गलती होगी। मैंने अब अपने बेटे और बेटी पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने देखा कि मेरा बेटा मेरी बेटी को कुछ दे रहा था। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनने लगी। वह कह रहा था, यह ले, यह तेरी दवाई है। अगर तू यह दवाई लेगी तो यह परेशानी खत्म हो जाएगी। उसने चुपचाप वह गोलियां मेरी बेटी के हाथ में रख दी। मैं घबरा गई। यह कैसी दवाई है जो वह उसे दे रहा है? आखिर ऐसी क्या परेशानी है जो दोनों मिलकर छुपा रहे हैं? मुझे न जाने क्यों वह दवाई अजीब लग रही थी। मेरी बेटी ने भी तुरंत उन दवाइयों को पकड़ लिया और अपने दुपट्टे के पल्लों में छुपा लिया। मेरा बेटा बोला, रात को सोने से पहले खा लेना, फिर अगले दिन तुझे चक्कर नहीं आएगा। और सच में 2-3 दिन तक मेरी बेटी को चक्कर नहीं आया। लेकिन फिर शायद उसकी गोलियां खत्म हो गई और एक दिन फिर से मेरी बेटी बेहोश हो गई। उस दिन मेरा बेटा भी घर पर नहीं था। तभी मैंने सोचा कि यही सही मौका है। मैंने चालाकी से उसकी चादर को उसके नीचे से खींच लिया और उसे अच्छे से मोड़कर अपने कमरे में ले गई। मुझे उसे खोलकर देखना था कि उसमें आखिर ऐसा क्या लगा होता था जिससे मेरी बेटी सुबह उठते ही उसे धोने लगती थी। मैं अपनी बीमारी की कभी परवाह नहीं करती थी। जब मैंने चादर खोली और गौर से देखा तो पहले तो मुझे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मैं दंग रह गई। चादर पर सफेद बाल चिपके हुए थे और पूरी चादर उन बालों से भरी लग रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह किस तरह के बाल थे, क्योंकि ये बाल बिल्कुल सफेद और छोटे छोटे थे। मैं स्तब्ध रह गई, लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पा रही थी। मेरे दिमाग में केवल यही घूम रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। मैं अपनी बेटी और उसकी हरकतों पर नजर रख रही थी। मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन मैं किसी बात पर नहीं पहुंच पा रही थी। तभी मेरी बेटी को पता चल गया कि मैंने चादर देख ली है। वह दौड़कर आई और मेरे पास बैठ गई। उसका चेहरा अजीब तरह से घबराया हुआ लग रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या बात है? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? वह बोली, माँ, वो चादर कहाँ है? इतना सुनते ही वह मैंने कहा, मैंने तो तुझे ही दे दी थी। इतना सुनते ही वह जाने लगी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने पास बिठा लिया। मैंने सख्त लहजे में कहा, मैंने सब कुछ देख लिया है। जो कुछ भी उस चादर पर चिपका हुआ था, वह सब मैंने देख लिया है। अब तू सच सच बता, यह सब क्या हो रहा है? आखिर तू मुझसे क्या छिपा रही है? मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास बैठ गई और फिर उसने जो कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मेरी बेटी ने कहा, माँ, जो आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। असल में हमने देखा था कि घर की हालत अच्छी नहीं है, दुकान भी नहीं चल रही थी और भैया भी जैसे ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे थे। लेकिन हमें कोई ऐसा काम नहीं मिल रहा था जो हम कर सकें। फिर भैया के दोस्त ने उसे एक काम दिया। असल में उसके पास कुछ नस्ली बिल्ली के बच्चे थे जो 3 से 4 थे, लेकिन वह उनकी देखभाल नहीं कर पा रहा था। तो उसने हमें उनकी देखभाल का काम दे दिया और इसके बदले वह हमें बहुत सारे पैसे दे रहा था। दरअसल भैया दिन भर उनके पास रहता था, लेकिन रात को भैया को भी आराम चाहिए होता था। तो वह उन बिल्ली के बच्चों को कमरे में ले आता था और मैं उनकी देखभाल करती थी। सुबह 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 उनके बाल चादर पर चिपके जाते थे, जिन्हें मैं उठते ही साफ कर देती थी,
क्योंकि हम जानते थे कि आपको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है और हम आपको बताना नहीं चाहते थे। लेकिन हमने सोचा कि आपको यह बात अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए हमने चुप रहना ही सही समझा। और फिर मुझे बाद में पता चला कि मुझे बिल्ली के बच्चों से एलर्जी है। इसी वजह से मुझे सुबह-सुबह चक्कर आने लगते। भैया जो दवाइयाँ मेरे लिए लाए थे, वे इसी एलर्जी की थी, ताकि मेरी परेशानी कम हो जाए। माँ, भैया का वह दोस्त बहुत अमीर है और वह हमें इस काम के लिए बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा था। वह हमें रोज़ 1000 रुपए दे रहा था और आज उन बिल्ली के बच्चों का हमारे घर में आखिरी दिन था, क्योंकि अब वह उन्हें लेकर किसी दूसरे शहर में चला गया है। हमने इतने पैसे कमा लिए हैं कि अब हम अपने कमरे की पुताई करवा सकते हैं और कुछ राशन भी ला सकते हैं। हमें पता है कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं है, इसीलिए हमने आपको इस बारे में नहीं बताया। लेकिन आपको नहीं पता कि आपने हमारे बड़े भैया के बारे में क्या-क्या सोच लिया। आपने उन पर कितना बड़ा शक कर लिया। आपने जो बातें उनके बारे में कही, वे हमारे दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। मैं जानती हूँ कि वह मेरे सौतेले भाई हैं, लेकिन वे सगे भाइयों से भी बढ़कर हैं। उन्होंने हमेशा हमारे बारे में ही सोचा है, जबकि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं? उनका अपना कोई नहीं है। उनके पिता इस दुनिया में नहीं है और उनके अपने रिश्तेदार हमसे कहीं ज़्यादा अमीर हैं। वह अपना जाकर आराम से रह सकते थे, लेकिन फिर भी वह हमारे साथ है, क्योंकि वह हमें कभी अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहते। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बहन माना है। उन्होंने कभी भी मुझसे कुछ गलत नहीं कहा और वह हमेशा हमारा साथ देते हैं। वह हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। वह दिन भर मेहनत से काम करते हैं और रात में मैं उनकी मदद कर देती थी। वह कहता था कि वह यह सब रात में भी करता था। वह दिन भर मेहनत करता था, इसलिए मैंने उससे कहा कि वह रात में आराम करे, मैं बच्चों का ध्यान रख लूँगी। यही वजह थी कि मैं उसकी मदद कर रही थी। यह सुनकर मुझे बहुत दुःख हुआ और साथ ही अपने आप पर भी बहुत गुस्सा आया। मैंने अपने बच्चों की परवरिश के बारे में क्या-क्या सोच लिया था। जो गलत ख़्याल मेरे मन में आ रहे थे, मेरे बच्चे उससे कहीं ज़्यादा अच्छे थे। मैंने उनकी परवरिश को लेकर इतने गलत विचार बना लिए थे, जो मुझे सोचना भी नहीं चाहिए थे। हम लोगों ने यह बात अभिषेक को नहीं बताई। अदिति ने भी उससे कुछ नहीं कहा कि मुझे इस बारे में सब कुछ पता चला गया है, क्योंकि अब तो वैसे भी यह काम खत्म हो चुका था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनकी नज़रों में और गिर जाऊं। कुछ दिनों बाद अभिषेक ने कमरे की छत ठीक करवा दी और अब हमारे घर का काम भी सही हो गया। धीरे-धीरे हमने बहुत मेहनत की। मेरी बेटी ने भी घर पर बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। हमारी हालत पहले से बेहतर होने लगी। धीरे-धीरे हमारी स्थिति इतनी सुधर गई कि घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रही। ज़िंदगी ने मेरे साथ बहुत कुछ किया था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसने मुझे बहुत अच्छे और नेक बच्चे दिए थे। चाहे वे मेरे अपने हो या पुराने। ईश्वर की कृपा से मेरे दोनों बच्चे बहुत मेहनती हैं और यह समझते हैं कि उन यह उनके संघर्ष के दिन हैं। वे एक पल भी खाली नहीं बैठते सकते, क्योंकि उनके सिर पर पिता का साया नहीं था। मुझ में भी इतनी ताकत नहीं थी कि मैं कुछ खास कर पाती। वे इस बात को अच्छी तरह जानते थे और यही सबसे बड़ी बात थी। यह ईश्वर की कृपा थी कि अब सब कुछ ठीक था। मैं भगवान को धन्यवाद करती हूँ कि जो मैं सोच रही थी, वह सच नहीं हुआ, लेकिन हो सकता था। अगर ऐसा हुआ होता तो मैं क्या करती? अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि जो कुछ भी होता है, वह भगवान की मर्ज़ी से होता है। मेरे बच्चे बहुत समझदार निकले और उनके मन में कोई गलत भावना नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं एक माँ होने के नाते आप सबको यही सलाह दूँगी कि अपने बच्चों के प्रति सतर्क रहें और वह गलती न करें, जो मैंने अपने बच्चों के साथ की। मुझे दोनों को एक ही कमरे में नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि जो नहीं हुआ वह हो सकता था और अगर वह हो जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। मेरे बच्चे समझदार थे, शायद इसी वजह से यह सब मुझसे बच गया। अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनकी ज़िंदगी पर नज़र रखें और यह पूरी जानकारी रखें कि वह क्या कर रहे हैं। बच्चों को प्यार के साथ-साथ उन पर कुछ सख्ती भी ज़रूरी है और उनसे लगातार यह पूछते रहना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं
वो क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत है। यह भी ध्यान रखें कि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनके बिस्तर अलग अलग होने चाहिए। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनकी परवरिश में किसी भी तरह की ढील न बरतें, क्योंकि जो बचपन में नहीं सिखाया जाता वह बड़े होकर सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों को समय दें, उनकी समस्याएं सुनें, उनके साथ संवाद बनाए रखें और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जो ज़रूरी हो वह करें। बच्चों की परवरिश में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही भविष्य में बहुत बड़ा संकट बन सकती है। इसलिए हमेशा अपने बच्चों का मार्गदर्शन करें, उन्हें अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें और कभी भी उन्हें अनदेखा न करें, क्योंकि बच्चे भी हमारे भविष्य का आधार होते हैं और उनकी सही परवरिश ही इस समाज को अच्छा बना सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।